हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हमने बात की थी उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आमाशय में भोजन का पाचन होता है और आमाशय में भोजन का पाचन होने के फलस्वरूप जो भोजन है अब काइम कहलाता है। काइम जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के खुल जाने से ड्यूडेनम में प्रवेश करता है और ड्यूडेनम में 4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं: कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, सीक्रेटिन, एंटीगैस्ट्रिन। एंटीगैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव को समाप्त करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन हार्मोन जो है ये दाईं ओर स्थित लीवर की जो हिपेटोसाइट कोशिकाएं हैं उनको बाइल जूस के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। तो बाइल जूस का जो निर्माण है वो लीवर की हिपेटोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका संग्रहण गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल जूस जो होता है उसमें बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं और बाइल साल्ट, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट पाए जाते हैं। सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट जो है वो भोजन की वसाओं का पायसीकरण करने का कार्य यहाँ पर करते हैं। ये जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था। फिर सेकंड जो है इसमें बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट के रूप में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है इन दोनों का अलग अलग कार्य है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है दोनों ही हल्के पीले रंग के होते हैं और यूरोक्रोम में बदलकर यूरिन को हल्के रंग प्रदान करते हैं। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन का निर्माण आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कोशिकाओं के विखंडन के कारण से होता है। इसी कारण से जब किसी व्यक्ति को पीलिया रोग या जॉन्डिस हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर का रंग पीला हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का विखंडन जो है वो अधिक होने लगता है और हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण यहाँ पर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का निर्माण ज़्यादा होने लगता है, जिससे शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त पित्तरस के अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन भी पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बाइल जूस की जो पीएच है, बाइल जूस की पीएच 7.5 से 8 के मध्य होती है। अतः पित्तरस आमाशय से आए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। पित्तरस वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है एवं पित्तरस की सहायता से वसाओं का अवशोषण किया जाता है। पित्तरस में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पित्तरस में कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस में किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर बाइल जूस को मैंने क्लासिफाइड करके इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। आप देखिए यहाँ पर बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। बाइल साल्ट 2 हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ये भी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन यूरोक्रोम के रूप में पाया जाता है जो यूरिन को लाइट येलो कलर प्रदान करता है, जबकि बिलिवर्डिन जो है स्टेरकोबालेमिन के रूप में उपस्थित होता है जो स्टेरॉल को कलर प्रदान करता है लाइट ब्राउन। और कोलेस्ट्रॉल जो और लेसिथिन जो है वो एक्सक्रीशन के द्वारा यहाँ पर शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। फिर ड्यूडेनम द्वारा स्रावित पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर
निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन की उपस्थिति में सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन की उपस्थिति में टूटता है और प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन में परिवर्तित हो जाता है। फिर प्रोटीन जो है काइमोट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन और पेप्टाइड्स में बदलता है। स्टार्च एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटता है। और लिपिड का पाचन यहाँ पर लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिससे कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इस प्रकार से ग्रहणी में ये इस तरह से प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का ही पाचन होता है। ग्रहणी के आगे की ओर छोटी आंत्र एवं बड़ी आंत्र पाई जाती है, जिसमें छोटी आंत्र में जेजुनम एवं इलियम आंत्र एवं आंतरिक दीवार पर अतिवृद्धि के रूप में लिबरकुहन क्लेफ्ट्स एंड ब्रोनर ग्लैंड्स पेयर पैचेज पाए जाते हैं, जिनमें गोबलेट कोशिकाएं एवं पेन्नत कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये सभी कोशिकाएं सक्कस इंटेरिकस या आंत्रिय रस का स्रावण करती है। सक्कस इंटेरिकस में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। आंत्रिय रस या सक्कस इंटेरिकस स्रावित करने हेतु आंत्र की दीवारों में ड्यूओक्रेनिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जो आंत्रिय कोशिकाओं को सक्कस इंटेरिकस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। आंत्रिय रस में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स जो है वो इरेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड्स में परिवर्तित होता है। प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स जो है एमिनो पेप्टाइडेज की उपस्थिति में एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। स्टार्च एमाइलेज की प्रेजेंट में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 अणुओं में, सुक्रोज सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, एंड लिपिड जो है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तीनों का ही पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड में, न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन क्षार एवं शुगर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, छोटी आंत में इलियम भाग में पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण की क्रिया के दौरान उपकला स्तर से पचित भोजन रक्त वाहिनी या लसिका वाहिनी में डाला जाता है। भोजन के अवशोषण की क्रिया निष्क्रिय और सक्रिय दोनों प्रकार की होती है, अर्थात 2 विधियों के द्वारा भोजन का यहाँ पर अवशोषण होता है। सक्रिय अवशोषण के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कोशिका द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स का अवशोषण सक्रिय अवशोषण द्वारा किया जाता है, जो सोडियम सह अभिगमन द्वारा संपन्न होता है। इनके अवशोषण के लिए आंत्र की गुहा में सोडियम आयनों की उच्च सांद्रता के कारण सोडियम आयन सर्वप्रथम विषण विधि द्वारा उपकला की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। सोडियम आयनों के प्रवेश करने के बाद में कोशिका में उपस्थित एटीपी और फास्फेट, एटीपी जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है और सोडियम आयनों के साथ जुड़कर इनका सक्रियण कर देता है, जिससे कि सोडियम इनऑर्गेनिक फास्फेट का निर्माण होता है। NaPi या सोडियम इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कोशिका के बाहर ल्यूमन में आ जाता है एवं सक्रिय अवशोषण या सक्रिय सोडियम आयनों से ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड संयोजित हो जाते हैं।
एवं सक्रिय सोडियम, ग्लूकोज व एमिनो एसिड्स के साथ में कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज एवं एमिनो एसिड्स का सक्रिय अवशोषण विधि के द्वारा सक्रिय अवशोषण संपन्न होता है। आंत्र के ल्यूमन में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है जिसमें विलाई एंड माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। माइक्रोविलाई के चारों ओर एक कोशिकीय मोटा उपकला स्तर पाया जाता है एवं इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लेक्टियल वेसल्स उपस्थित होती है। सक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, साल्ट एंड मिनरल्स को ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। इस प्रकार ब्लड वेसल्स में आए उपरोक्त पदार्थ हिपेटिक पोर्टल वेन में डाल दिए जाते हैं जहां इन्हें लीवर में पहुंचाया जाता है, जहां पर एसिमिलेशन के बाद ग्लाइकोजन के रूप में इनका संग्रहण यहां पर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है यहाँ पर भोजन का निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।